अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या आप सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं सिलेबस के बारे में या पेपर पैटर्न के बारे में या फिर सीआरक्यूज के लिए परेशान? क्या डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? अगर यस, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। Because in this video, I will explain everything from the expected syllabus to the written test, demonstration, and the smart preparation strategy. So make sure you watch till end because I will share some preparation tips that can save your time of study. Let's start. If you are new here, this channel is dedicated to the teaching license preparation and other teaching recruitment tests. तो अगर आप भी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी किस्म के टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल to get daily informative and educational videos. Thank you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, जर्नल पैडागोजी, सब्जेक्ट पैडागोजी, कंटेंट नॉलेज, डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट and preparation strategy. So let's begin. सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, क्या ये ऑफिशियल सिलेबस है? As of now, the official detailed syllabus may still be awaited. अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो ऑफिशियल ब्रीफिंग और करंटली अवेलेबल गाइडेंस पे बेस करती है। Now let's see what the expected paper patterns looks like. The secondary teaching license test is expected to consist of two major parts. Two major parts होंगे उसमें expectedly. One is the written part, like a written examination, and second one is the demo lesson, means the teaching demonstration. Now, let's break down the written exam. The written exam is expected to include journal pedagogy, okay, subject pedagogy, and content knowledge. अब इस पोर्शन को कितना वेटेज दिया गया है ये साथ साथ मेंशन है। जैसे जनरल नॉलेज आपकी 50% होगी, ठीक है, सब्जेक्ट पेडागोजी 35% और जर्नल पेडागोजी आपकी 15% है। यानी सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज होना ही काफी नहीं है इस टेस्ट के लिए, आपकी टीचिंग स्किल्स भी असेस की जाएंगी। लेट्स टॉक अबाउट द जर्नल पेडागोजी। What actually journal pedagogy means? होती क्या है journal pedagogy? It refers to the knowledge and skills that every effective teacher should have, regardless of the subject they teach. Means कि आप कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर आप effective teacher हैं तो उसके लिए आप किस तरह से आपका वे ऑफ टीचिंग क्या है, द आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, या आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए इस पर। इस सेक्शन में डेफिनेशन या रट्टा बेस्ड क्वेश्चंस के बजाय एप्लीकेशन बेस्ड और सिचुएशनल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। इट मींस कि आपके जो सीआरक्यूज होंगे वो कैसे होंगे, वो केस स्टडी बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सिनेरियोज दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट कंटिन्यूअसली इंटरप्ट द क्लास, हाउ वुड यू मैनेज द सिचुएशन? अब क्या है, अब आपने जो है अपनी पेडागोजी स्किल्स यूज करते हुए, जर्नल पेडागोजी स्किल्स यूज करते हुए इसका आंसर देना है कि आप किस तरह से उस स्टूडेंट को टैकल करोगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाए, हाउ वुड यू यूज कोऑपरेटिव लर्निंग टू इंक्रीज स्टूडेंट्स एंगेजमेंट? तो अगेन जर्नल पेडागोजी है, कोऑपरेटिव लर्निंग को यूज करते हुए आप किस तरह से स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को इंक्रीज करोगे, आपने बताना है। Okay, if you know about the cooperative learning, that's very good. And if you want to watch the video, I am also having this video on our channel. ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग पर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी।
अच्छा, अब जनरल पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं टीचिंग मेथडोलॉजीज है। इस पे भी हमारे पास ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। टीचिंग इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस क्या होती हैं, मेथडोलॉजीज क्या होती हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज क्या है, किस तरह से आप क्लासरूम अपने मैनेज करोगे, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे आप, या फिर असेसमेंट किस तरह से ली जा सकती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, समेटिव क्या होती है, और डिफरेंट तरह की असेसमेंट्स होती हैं, तो आप वो किस तरह से क्लास में कंडक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड थ्योरीज आपको आनी चाहिए। देन एजुकेशनल फिलॉसफीज आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं, ठीक। और स्कूल एंड कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए। वो जो ट्राइंगल है आपके पास, कौन सा ट्राइंगल, पेरेंट्स टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, दिस इज द कोर टॉपिक्स ऑफ द जर्नल पेडागोजी। Okay, so you must have the strong command of this because it is comprising of almost 15%. Then you have subject pedagogy. अब question is subject pedagogy क्या होती है? Subject pedagogy, this section is more important. Why? Because it comprises of 35% weightage. तो almost आपके पेपर का 35% portion subject pedagogy पे बेस करेगा। अब यहाँ आपके पास क्या है? पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट पेडागोजी होती क्या है। सब्जेक्ट पेडागोजी क्या है? हाउ टू टीच योर ओन सब्जेक्ट इफेक्टिवली। आपका अपना सब्जेक्ट आप किस तरह से इफेक्टिवली पढ़ाते हैं या पढ़ा सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट पेडागोजी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बायोलॉजी टीचर हैं, ठीक है, हाउ वुड यू टीच फोटोसिंथेसिस यूजिंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। अब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को यूज करते हुए आप किस तरह से फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे। दिस इज अ सीआरपी, ओके। या फिर आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे अपने सब्जेक्ट की, और फिर उस सब्जेक्ट की पेडागोजी की प्रिपरेशन करोगे। लाइक अगर आप मैथ्स टीचर हैं, हाउ वुड यू टीच अलजेब्रा यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को यूज करते हुए आप किस तरह से अलजेब्रा पढ़ाओगे। सो यू मस्ट नो, मीन्स के सिर्फ स्ट्रैटेजीज की और जनरल पेडागोजी की इंफॉर्मेशन होना इनफ नहीं है। जनरल पेडागोजी पे तो आपको कमांड होनी ही चाहिए। अब उस जनरल पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उन चीजों को आप अपने सब्जेक्ट में किस तरह से अप्लाई करोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इफेक्टिवली अपना सब्जेक्ट पढ़ा सको, ठीक है। एक इंग्लिश एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो एक इस तरह से सीआरक्यू आ सकता है आपके पास, लाइक हाउ वुड यू असेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। इस सेक्शन में आपके पास सीआरक्यूज होंगे, मींस के सब्जेक्ट पेडागोजी में आपके पास सीआरक्यूज होंगे, ईआरक्यूज होंगे। लाइक सीआरक्यूज के कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस है, इसी में आपके पास ईआरक्यूज और एसआरक्यूज आ जाते हैं। ये हम प्रीवियस टॉपिक में पहले भी बात कर चुके हैं कि ईआरक्यूज क्या है और एसआरक्यूज क्या है। बस एक शॉर्ट सा बता देती हूँ। ईआरक्यूज आपके पास इलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस होते हैं और एसआरक्यूज आपके पास शॉर्ट रिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये आ सकते हैं, लेसन प्लानिंग आ सकती है, असेसमेंट डिजाइन के लिए आपको कहा जा सकता है, डिफरेंट तरह की टीचिंग मेथडोलॉजीज जो आपके सब्जेक्ट में यूज होती हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लेसन प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो आपसे कह दें कि भाई प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन न्यूटन सेकंड लॉ यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब क्या है, आपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करना है। टॉपिक क्या होना चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ होना चाहिए। अब आपने एक लेसन प्रिपेयर करना है, ठीक। जो 5 स्टेप्स हैं वो लाजमी आपको पता होने चाहिए, क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। आपका एलओ, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम जो है आपका, वो क्लियर होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स चले कल लेसन प्लानिंग पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब हम ज्यादा कंप्लीटली इससे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखें कि लेसन ऑब्जेक्टिव आपका स्मार्ट होना चाहिए,
If you know, do write your answer in the comment section. What do we mean by smart learning objectives? ओके, देन प्रायर नॉलेज जो आप ये चेक कर रहे हो पहले, कि जिसके आप इसे इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, मोटिवेशन भी कह सकते हैं, या फिर प्रायर नॉलेज की चेकिंग जो आप कह रहे होते हो, आप सी भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग प्रोसीजर। आपका टीचिंग प्रोसीजर क्या होगा? टीचिंग प्रोसीजर में आपकी मेथडोलॉजीज, अप्रोच, एक्टिविटीज, ये तमाम चीजें आ जाएंगी। किस तरह से आप अपने लेसन को इंगेजिंग बनाते हो स्टूडेंट्स के लिए, इंटरेक्टिव बनाते हो, कैसे आप डिफ्रेंसिएशन को कैटर करोगे अपनी क्लास में। ऑब्वियसली हर क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो आप किस तरह से डिफ्रेंसिएशन को कैटर करोगे, ये तमाम चीजें आपके पास आ जाएंगी इस सेक्शन में। देन यू हैव असेसमेंट। जो आपने एलोज बनाए वो अचीव होगा या नहीं होगा, इसे चेक भी तो करना है, तो किस तरह से आप उसे असेस करोगे, ये आ जाएगा। लास्ट में रिफ्लेक्शन, आपकी अपनी रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आपने लेसन बना लिया, लेसन पढ़ा लिया सपोज क्लास में, तो एंड में क्या करती है टीचर्स? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अपना रिफ्लेक्शन। क्योंकि टीचर को अच्छे से पता होता है कि जो उसने क्लास में पढ़ाया इसमें क्या चीजें बहुत अच्छी रही, किस चीज में कोई लैकिंग हो गई, या किसी एलो को ज्यादा टाइम चाहिए, किसी एक्टिविटी को ज्यादा टाइम चाहिए था, या किसी एक्टिविटी को इतना टाइम नहीं देना चाहिए था पर आपने ज्यादा टाइम दे दिया, या कोई एलो रह गया। ये तमाम चीजें टीचर को अपने बारे में अच्छे से पता होती हैं, तो वो सब आ जाता है आपका रिफ्लेक्शन में, या फिर आप इसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन कह लें, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएंगी। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। आपको पता है नाउ डेज आईसीटी इज बिकमिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। आईसीटी के बगैर हमारी टीचिंग इनकम्प्लीट है। 21st सेंचुरी के लेके भी लाजमी आपने आईसीटी इंटीग्रेट करना है, मॉडर्न क्लासरूम की डिमांड है ये, ठीक। क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, हाउ वुड यू यूज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग? अब आप बताएंगे किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए स्टूडेंट की लर्निंग को एनहेंस करेंगे। क्या क्या करते हैं हम क्लासरूम में? मोस्टली हर टीचर ये चीजें कर रही होती है, ठीक है। स्कूल्स में क्या है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। स्कूल्स में क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं। अगर आपके पास स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी है, इंटरेक्टिव हो जाता है आपका लेसन, विजुअल डेमोस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, या फिर गूगल क्लासरूम्स हम यूज कर रहे होते हैं, असाइनमेंट हम असाइन कर देते हैं गूगल क्लासरूम के थ्रू, स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक करके उन्हें फीडबैक दे देते हैं, ताकि जस्ट स्कूल में नहीं बल्कि घर वापस जाने के बाद भी उनका लर्निंग प्रोसेस स्टॉप ना हो, ठीक है। डिजिटल कोलैबोरेशन होती है टीचर्स आपस में भी, इसके थ्रू जो है मटेरियल को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। देन डिफरेंट तरह के हमारे पास एआई टूल्स आ गए हैं, एक गेम्स है, कहूट है, ठीक है। अलग अलग तरह के हमारे पास गेम्स हैं, हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड गेम्स आप सर्च करें, ओके। देन यू हैव इंटरेक्टिव क्विजेस, बहुत कहूट की एग्जांपल मैंने आपको दी, इस तरह के और भी बहुत सारे इंटरेक्टिव क्विजेस हैं, ठीक, जो असेसमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि उसमें गेम्स टाइप के क्विजेस होते हैं, ठीक है। और फिर उन्हें भी मोबाइल यूज करने का आज के बच्चों को वैसे ही बहुत शौक है, तो फिर एक तरह से उनके लिए ये लेसन इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो आपने क्लास में पढ़ाया, अगर आपके पास क्लास में इस तरह की फैसिलिटी नहीं भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे होम टास्क के तौर पे भी असाइन कर सकते हैं। देन डिफरेंट तरह के हमारे पास एजुकेशनल एप्स हैं, जिनसे आप स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक। देन अच्छा, कंटेंट नॉलेज, ऑब्वियसली कंटेंट नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डेमोन्स्ट्रेशन से पहले हमारा जो थर्ड पार्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की, सॉरी, हमारे पास एक पार्ट है कंटेंट नॉलेज, जो कि 50% वेटेज है जिसका, ठीक है। अब इस सेक्शन में क्या होगा, इस सेक्शन में आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड चेक की जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द फाइनलाइज सिलेबस। अब तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि क्वेश्चंस ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 तक के जो बुक्स हैं उनसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट की ग्रेड 6 से ग्रेड 12 तक की जो बुक्स हैं उनमें से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ बायोलॉजी टीचर, फोकस ऑन बायोलॉजी, मीन्स कि अपने अपने सब्जेक्ट में, ये नहीं कि 6 से लेकर 12 तक की जितनी बुक्स हैं सारे सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे
उसी से रिलेटेड आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी होगी और उसी से रिलेटेड आपका कंटेंट नॉलेज चेक किया जाएगा। ठीक, ओके। अच्छा, ये तो हो गई सिलेबस की बात, बट फिर भी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ओके, फिर भी जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, ऑफिशियल अपडेट्स आते रहते हैं, उन्हें प्लीज गो थ्रू करते रहा करें, ताकि अगर कोई भी चेंजिंग हो, कुछ भी हो, तो वो आपको पता चलती रहे। देन वी हैव टीचिंग डेमोस्ट्रेशन। रिटन एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिया, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, टीचिंग डेमोस्ट्रेशन है। अच्छा, ये कब है? ये है आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम। जब आप रिटन टेस्ट पास कर लोगे, उसके बाद है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपियर फॉर अ टीचिंग डेमोस्ट्रेशन। टीचिंग डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, भाई यू विल रिसीव अ टॉपिक, एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ मिनट्स दे दिए जाएंगे, देन यू विल टीच इन फ्रंट ऑफ द इवैल्यूएटर्स। फिर आपके इवैल्यूएशन पैनल आपके पास बैठा हुआ होगा और उनके सामने आपने अपना लेसन डिलीवर करना है। ओके, अब आपका जो इवैल्यूएटर बैठा हुआ है, जो पैनल आपके पास बैठा हुआ है, वो कितने भी लोग सकते हैं ना, 1 2 3, दैट इज नन ऑफ योर, जितने भी, बट अब वो पैनल जब असेस कर रहा है, तो वो असेस क्या कर रहा होता है, वो असेस कर रहा होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल क्या, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी जेस्चर्स है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, extremely sorry, I'm not feeling well, but being a teacher, the show must go on. That's why I'm making this video. कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका लेसन एंगेजिंग होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और लेसन प्लान आपका बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा, एलओ आपका लेसन ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट आपकी और जो आपकी एक्टिविटीज है, ये सब अलाइन होनी चाहिए। ओके, तभी आपका लेसन प्लान सक्सेसफुल कहलाता है। टीचिंग मेथड्स, जो आप टीचिंग फिलॉसफीज या टीचिंग मेथड जो आप सिलेक्ट करोगे, वो आपने अपने स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग रखनी है। लेसन इंगेजिंग होना चाहिए, क्वेश्चनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्किल्स क्या है, इस पे भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की गई है, आप वो वीडियो देखें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, फॉर इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, बिहेवियर आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। ओके, डोंट मेमोराइज स्पीच, वहां पे लगना चाहिए कि आप लेसन डिलीवर कर रहे हैं, आप कोई स्पीच नहीं दे रहे। ठीक है, टीच नेचुरली एज इफ यू आर टीचिंग रियल स्टूडेंट्स, ऐसे आपने पढ़ाना है जैसे आप रियल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। आप इवेल्युएशन के इवेल्युएटर को नहीं लिख रहे, आप इवेल्युएटर्स को टीच स्टूडेंट्स कंसीडर करना है। ठीक है, रादर देन इवेल्युएटर कंसीडर करके आप खुद परेशान हो उनको देख के, नहीं, आपने उन्हें एज अ स्टूडेंट कंसीडर करना है और अपने लेसन को इंगेजिंग बनाना है और बिल्कुल नेचुरली टीचिंग करनी, कोई एक्टिंग नहीं। ओके, ना इफ यू वांट टू प्रिपेयर एफिशिएंटली, फॉलो दिस प्लान। ठीक है, तैयारी करनी है, प्रिपेयर होना है, ज्यादा टाइम नहीं है, सितंबर तक का कहा गया है हमें, अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सितंबर में, तो हमारे पास वैसे ही बहुत थोड़ा सा टाइम है। आपने क्या करना है, टाइम वेस्ट किए बगैर अपने आप को प्रिपेयर करना है। वीक 1 में जनरल पेडागोजी उठा ले, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एक वीक आप टीचिंग मेथड्स को दे दें, असेसमेंट को दे दें 1 वीक, लेसन प्लानिंग के लिए आप 1 वीक रख लें, फिर सब्जेक्ट पेडागोजी पे आ जाए। ठीक है, 1 वीक आप अपने, जब आपकी जनरल पेडागोजी की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आपने जनरल पेडागोजी की प्रिपरेशन की, आपने वही अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बस उसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर कंटेंट नॉलेज पे आ जाए। आपके कंटेंट पे आपकी ऑलरेडी जो आपका सब्जेक्ट है, उस पर आपकी ग्रिप तो होती ही है, तो आपके लिए जस्ट एक तरह से ये रिकैप होगा। आप अपने कमांड स्ट्रॉन्ग करें अपने सब्जेक्ट पे और फिर 1 वीक अपने मॉक टेस्ट पे दें। इसमें क्या, सीआरक्यूज अटेम्प्ट करें, ईआरक्यूज, एसआरक्यूज, डिफरेंट तरह से इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें और फिर लास्ट वीक में अपने डेमोन्स्ट्रेशन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, एंड डू रिमेम्बर कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। एक दिन पूरे 7 8 घंटे बैठ के पढ़ लिया, अगले 2 3 दिन पढ़ नहीं रहे, दिस इज नॉट द वे। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम बना ले, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, जो इजीली आपके लिए अवेलेबल है, आप उसके अंदर डेली बेसिस पे इसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, अच्छा,
One more thing, if you find this video helpful, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज like the video, share and subscribe to the Talimi License Academy. In the upcoming videos, we are going to cover all these topics in detail. Thank you for watching. Allah Hafiz.